साथियों, सबसे पहले उन सभी मूल निवासी महापुरुषों का अभिवादन करना चाहूँगा जिन्होंने हमें आज़ाद करने के लिए अपने जीवन का कुर्बानी दिया और उत्तर प्रदेश के हर जिले से आए हुए, हर तहसील से आए हुए, हर गांव से आए हुए सभी साथी कार्यकर्ता का मैं अभिवादन करना चाहूँगा। उन लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता को, भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता को, जो लोग अपना समय, अपनी बुद्धि, अपना पैसा इस परिवर्तन के लिए लगा रहे, उन सबका मैं तहे दिल से अभिवादन करना चाहता हूँ। उन्हीं लोगों से प्रेरणा लेकर हमने बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई। साथियों, माननीय कांशीराम साहब का स्मृति दिन है और माननीय कांशीराम साहब के स्मृति दिन पर हम लोगों ने बहुजन समाज बनाम राज्य स्तरीय महारैली का आयोजन किया। इस रैली को दबाने के लिए या विफल करने के लिए कुछ पार्टियों ने, मेरे पास जानकारी उपलब्ध हुई, कम से कम 500 करोड़ रुपया खर्चा किया, उसके बावजूद भी दबा नहीं पाए। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने अभी भी 250 वर्ष से हमारी ट्रैफिक व्यवस्था में फंसी हुई है। उन्होंने हमें विफल करने का, उन्होंने भी पूरा जोर लगाया, उसके बावजूद भी हम लोगों को दबा नहीं पाए और बहुजन मुक्ति पार्टी ये सिद्ध कर दिया। बहुजन मुक्ति पार्टी ये सिद्ध कर दिया कि यहाँ आने वाले लोग बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। यहाँ आने वाले लोग किसी स्वार्थ में पैसा लेकर नहीं आते, अपना पैसा और पसीना लगाकर आते हैं। मुझे गर्व है मेरे सभी कार्यकर्ताओं पर। साथियों, मानवता के संदर्भ में कुछ बातें बताऊंगा स्मृति दिन पर जो बहुत महत्वपूर्ण है। 18 मार्च 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया और मुझे दूर दूर तक कोई नौजवान दिखाई नहीं देता कि इस कारवां को आगे लेके जाएगा। शायद वो नौजवान बाबा साहब अम्बेडकर की आंखें माननीय कांशीराम साहब को ढूंढ रही थी। वो कांशीराम साहब ही नौजवान है जो कारवां को आगे लेके गए और जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये पढ़े लिखे लोगों में एहसास पैदा करना चाहते थे कि समाज का दायित्व आपके ऊपर है। जो काम समय और उम्र के मुताबिक बाबा साहब अम्बेडकर नहीं कर पाए, वो माननीय कांशीराम जी ने करके दिखा दिया। सोसाइटी करोड़ों लोगों को समाज के लिए समय को दी, हुनर इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित कर दिया। करना चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर, नहीं कर पाए, कांशीराम साहब ने वो करके दिखा दिया। ये उपलब्धि है उनकी। कांशीराम साहब ने ये विश्वास पैदा किया, जो विश्वास समाज में टूट चुका था कि हम शासक बन सकते हैं, विचारधारा के आधार पर शासक बन सकते हैं।
महाराष्ट्र के आरटीआई के लोगों ने कहा हम बाबा साहब के विचार के आधार पर सत्ता में नहीं पहुंच सकते। कांशीराम साहब ने सिद्ध कर दिया और उस टूटे हुए विश्वास को दोबारा समाज में विश्वास पैदा किया कि आप भी शासक बन सकते हो, बनाकर दिखाया। नंबर 3, उन्होंने कभी अपने जीवन में साधन संसाधनों का बहाना नहीं बनाया। साइकिलों से सुबह रोटी खाकर राष्ट्रीय पार्टी बनाई, करोड़ों अरबों रुपये आने के बाद राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खत्म हो गई। क्यों? उस समय ब्राह्मणवादी लोग अंदर नहीं थे, तब राष्ट्रीय पार्टी बनी और जब अंदर आ गए राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खत्म हो गई। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया और माननीय कांशीराम साहब ने पूरा जीवन लगाया बहुजन समाज बनाने के लिए। मैं गर्व और भक्त से कह सकता हूं मेरे महापुरुषों के संदर्भ में कि डॉक्टर बाबा साहब के अम्बेडकर के ऊपर कोई आज माई का नाम नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप लगा सके। कांशीराम साहब के जीवन के ऊपर कोई माई का नाम नहीं है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा सके और यही कारण था वो सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट से नहीं डरते थे। यही कारण था वो सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट से नहीं डरते थे। ये क्यों? आय से अधिक संपत्ति से वो नहीं डरते थे, ना उनको भारत में कोई डराना वाला पैदा हुआ। और उन्होंने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणवाद की धज्जियां उड़ाते हुए, मनुस्मृति की धज्जियां उड़ाते हुए, जिस मनुस्मृति ने महिला को आखिरी पायदान पर रखा, उस महिला को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, ये बात लगे है तो बहन जी आज मनुस्मृति का समर्थन कर रही है। बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाया, कांशीराम साहब ने मनुवाद को समाप्त करने के लिए जीवन लगाया और उस मनुस्मृति का समर्थन बहन जी कर रही है। तो मैं खुलेआम बहन जी को चैलेंज करता हूं और यहाँ उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के आधार पर खुलेआम कहता हूं कि बहुजन मुक्ति पार्टी आने वाले दिनों में मनुस्मृति पूरे देश में चलाएगी। रोकना और रोकना कीमत देखते हैं। मुक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरे देश में मनुस्मृति जलाने का अभियान में चलाने वाला हूं। और क्यों? कांशीराम साहब ने अपने संदेश में लिखा है कि मेरे जीवन का अंतिम मकसद मनुवाद को खत्म करना मेरे जीवन का अंतिम मकसद है। अगर कांशीराम साहब के जीवन का अंतिम मकसद ये है तो बहुजन मुक्ति पार्टी संकल्प लेती है कि हम मनुवाद समाप्त करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। केवल दिखावा नहीं होगा, ये होगा सच्ची श्रद्धांजलि। और उन्होंने कहा, उनको पत्रकारों ने पूछा कि आप सवर्ण लोगों को, अपर कास्ट के लोगों को आपकी पार्टी में क्यों नहीं लेते? तो उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं लेता, वो अंदर आएंगे परिवर्तन का काम रोक देंगे। वो अंदर आएंगे परिवर्तन का काम रुक जाएगा, रोक देंगे। इसलिए हमने सबक सीखा और मैं यहाँ खुलेआम कहता हूं, मैं जब तक जिंदा हूं 15% के लोग, ब्राह्मणवादी लोग बहुजन मुक्ति पार्टी में अंदर नहीं आ सकते। हमें नहीं दूंगा। यहाँ अंदर आने बिल्कुल नहीं देंगे और जाने से पहले व्यवस्था करके जाऊंगा, चिंता मत करना, पक्का बंदोबस्त करके जाएंगे। और उन्हें भी मैं उनको संदेश देना चाहता हूं, खुलेआम कहना चाहता हूं, उन्हें बहुजन मुक्ति पार्टी में अंदर आने का सोचना नहीं चाहिए। तुम्हारी हजारों पार्टियां तुम चलाओ, हमारी पार्टी हम चलाएंगे, हमारी पार्टी हम चलाएंगे।
अगर हिम्मत की या कोशिश की अंदर घुसपैठ करने की, बहुजन मुक्ति पार्टी में अगर उन्वादियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की तो मैं उनको हिदायत देता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, अंदर मत आना। क्यों? मैंने मेरे कार्यकर्ता को खुली छूट देकर रखा है, अंदर आने के बाद बाहर नहीं आना चाहिए। अंदर आने के बाद बाहर नहीं आना चाहिए। कहां जाएंगे? आएंगे तो सही, बाहर जाएंगे नहीं। कहां जाएंगे बताने वाला नहीं, आप समझ आ लो। वो अपनी सुरक्षा चाहते हैं, इधर मत आना भाई। रास्ता बंद हो गया है, हजारों साल से हम लोग यही काम करते रहेंगे क्या? दुश्मन जब आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता तो अंदर घुसपैठ करता है और दिमाग की तरह खोखला करता है। उनके ऊपर मकोड़े गुड़ को उनकी हिफाजत के लिए नहीं आते, खत्म करने के लिए आते हैं, याद रखना। इसलिए इधर आने की सख्त पाबंदी है। आप निश्चित हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, कल चक्कर आप भी ऐसा करोगे तो मैंने इसका रास्ता निकाला, ये आपको ही अधिकार दे दिया, उनको अंदर आने मत दो। आप खुद ही आने मत दो, कहीं से लाना मत। अगर किसी कार्यकर्ता ने लाया तो वो भी बाहर जाएगा, याद रखना, इधर नहीं रहेगा। साथियों, इस कार्यकर्ता के उद्घाटन के तौर पर हार्दिक पटेल आने वाले थे। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार ने मुझे पूछा, मैंने उनको SMS बताया। उन्होंने कहा कि मैं आना चाहता हूं और मेरे पुरखों का आंदोलन है, साहूजी महाराज सयाजीराव गायकवाड़ का आंदोलन है, जो बाबा साहब ने आगे बढ़ाया बहुजन समाज बनाने के लिए। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने डिक्लेयर हुआ इंडियन एक्सप्रेस में, तो गुजरात की बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको अंदर अरेस्ट किया। 2015 का केस पूरा, 2015 का केस खोलकर उसको अंदर अरेस्ट किया, डराने के लिए, उसको डराने के लिए अंदर अरेस्ट किया कि ये रैली में नहीं जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने मैसेज भेजा कि मैं आपके साथ हूं। मैं यहां खुलेआम कहता हूं कि जिस बीजेपी गवर्नमेंट, जिस गुजरात गवर्नमेंट ने हार्दिक पटेल को इधर आने से रोका, उस बीजेपी गवर्नमेंट को, गुजरात सरकार को यहां खुलेआम हम लोग धिक्कार करते हैं, हमारे मिशन को रोकने वाले को धिक्कार करते हैं। और उन्होंने रोकने की कोशिश की, जिन्होंने गुजरात सरकार ने, बीजेपी ने, RSS ने रोकने की कोशिश की, तो मैं इसका बदला जरूर लूंगा, लेने वाला। और ये बदला मैं गुजरात में जाकर लेने वाला हूं। हार्दिक पटेल के साथ मिलकर RSS और बीजेपी की लेबोरेटरी खत्म कर देंगे, खत्म करेंगे। गुजरात में ही तुम्हारा बदला नहीं, तुम्हारा इस जवाब का बदला गुजरात में मैं दूंगा। साथियों, आज इस रैली का जो उद्देश्य आपको बताया, बहुजन समाज बनाने के लिए, तो बसपा ने रोकने का काम किया, सपा ने रोकने का काम किया, बीजेपी ने रोकने का काम किया, और कांग्रेस की कोई औकात नहीं है रोक पाए। और पता नहीं आजकल राहुल गांधी का दिमाग खराब हो गया है क्या? वो बहुजन मुक्ति पार्टी के चुनाव की गांव जाकर प्रचार कर रहा है, व्यवस्था घटिया है। वो गांव जाकर बीएपी के चुनाव चिन्ह का प्रचार कर रहा है। शायद उसको जल्दी समझ में आ जाएगा। साथियों,
ये जो बहुजन समाज बनाने की जो प्रक्रिया है, ये गुलामी से मुक्त होने की प्रक्रिया याद रखो। बहुजन समाज बना, जिस दिन आपने बहुजन समाज बना लिया, मान लीजिए आप गुलामी की बेड़ियों को खत्म कर दोगे। और हमें जिन लोगों ने गुलाम बनाया, बहुजनों को मुक्त करना है, बहुजनों को गुलाम बनाया, वो गुलाम बनाने वालों के विरोध में ये मिशन है। अर्थात बहुजनों को मुक्त करने का मिशन है, आजाद करने का मिशन है। हमारे पढ़े लिखे लोगों को बहुत बड़ा भ्रम हो गया, पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा भ्रम हो गया है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और अभी ये लोग कौन सी मुक्ति का आंदोलन चला रहे हैं। 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हो गया, ये जो पढ़े लिखे लोग कहते हैं क्या कौन सी आजादी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि देश में 650 साल मुगलों ने राज किया, मुसलमानों ने राज किया, लेकिन इस्लाम के विरोध में राज किया। मैं मौलाना साहब के सामने कहना चाहता हूं, इस्लाम और कुरान के विरोध में राज किया। इस्लाम ने उन्हें आदेश दिया था मजलूमों का साथ देना, जालिमों का साथ मत देना। अगर भारत के मुसलमान मजलूमों का साथ दिया होता तो ना आज हमारी पिटाई होती, ना मुसलमानों की पिटाई होती। लेकिन 650 साल में कभी भी यहाँ के शासक जातियों को ये याद नहीं आया कि भारत को आजाद करना है। बहन बेटियां देकर राज अपना चलाया। अंग्रेजों ने 150 साल में केवल 100 करोड़ की नोट की थी, याद रखो। और कांग्रेस बीजेपी ने 70 साल में 4.5 लाख करोड़ की लूट की है। ये अंग्रेजों से कितना गुना बदमाश है आप याद करो, ध्यान रखो। 4.5 लाख करोड़ की लूट की है। साथियों, अंग्रेज विदेशी था, चला गया। अंग्रेज विदेशी था, चला गया। अंग्रेज विदेशी था, चला गया और अपने नाजायज औलादों को भारत में छोड़कर गया। ये हमारी समस्या है। कौन है अंग्रेजों की नाजायज पार्टी? कांग्रेस अंग्रेजों की नाजायज पार्टी है। कांग्रेस के लोगों की औकात नहीं है कि मेरे पर केस कर सके। क्यों? मैं उनका इतिहास भी जानता हूं और उनकी औकात भी जानता हूं। कांग्रेस को बनाने वाला अंग्रेज था सर एलन ह्यूम, चला गया, बच्चों को छोड़कर गया ना। सर एलन ह्यूम अंग्रेज था, चला गया, बच्चों को छोड़कर गया। और कांग्रेस ने इस देश में आरएसएस की निर्मिति की। कांग्रेस ने आरएसएस की निर्माण किया। डॉक्टर हेडगेवार विदर का कांग्रेस का महासचिव था, याद रखो। कांग्रेस ने आरएसएस की निर्माण किया और उसके बाद जनसंघ और बीजेपी। अब मुसलमान सोच रहे कांग्रेस बीजेपी अलग अलग है। कांग्रेस ने आरएसएस निर्माण किया और कांग्रेस बनाने वाले, चलाने वाले लोग गोखले, तिलक, गांधी, अगरकर, नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल एक ही घराने के हैं ना। आरएसएस बनाने वाले लोग डॉक्टर हेडगेवार, गुरु गोविंदलाल, बाबा साहब देवदास, सुदर्शन, भागवत, उसी घराने के लोग।
बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी वही बिरादरी, कम्युनिस्ट एम.एन. रॉय, डांगे, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी वही बिरादरी, नक्सलवाद, कानून संन्यास, चारों मजूमदार वही बिरादरी के लोग, जयललिता उसी बिरादरी की, ममता बनर्जी उसी बिरादरी की। जिस बिरादरी की आबादी 3.5% है, उनके 2009 में 350, उनकी 5 राष्ट्रीय पार्टी है, 5 राष्ट्रीय पार्टी है, और 2009 में उनके 375 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, ममता, जयललिता 375 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और 2014 के चुनाव में 411 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। 543 में से 411 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके पॉकेट के अंदर है, जिन्होंने हजारों साल आपको गुलाम बनाया। पार्लियामेंट में 411 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी जेब के अंदर है। डेमोक्रेसी कहां है भारत में? कहां है भारत में डेमोक्रेसी? और 2014 का चुनाव उन्होंने ईमानदारी से नहीं जीता, उन्होंने ईमानदारी से नहीं जीता। 2009 में भी नहीं जीता था, ईवीएम का इस्तेमाल किया। पहले आप वोट देते थे, बैलेट पेपर था, आप सिंबल लगाते थे, देखकर कौन सी पार्टी को आपने खप्पा मारा अंदर डालते थे। आजकल बटन दबाते ही आपको पता चलता है आपको वोट का क्या। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 8 अक्टूबर 2013 में कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव हुआ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का उल्लंघन कर रहा है चुनाव आयोग। भारत में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। और 2014 में जो चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो घोषित हुआ, मैं खुलेआम कहना चाहता हूं कि वर्तमान प्रधानमंत्री जनमत की पैदाइश नहीं है, ईवीएम की पैदाइश है। अगर मीडिया वाले तो लिखो, वर्तमान प्रधानमंत्री जनमत की पैदाइश नहीं है, ईवीएम की पैदाइश है। मैं तो सोच रहा हूं मेरे पर कोई केस करे, कर ही नहीं लेना। और उन्होंने उस समय ओबीसी को उन्होंने ये मैसेज दिया कि आपके आदमी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। एमबीसी को मैसेज दिया आपके आदमी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। हमारे लोग खुश हो गए, हमारा आदमी प्रधानमंत्री बन रहा है, हमारा आदमी प्रधानमंत्री बन रहा है। वर्तमान प्रधानमंत्री रियल प्रधानमंत्री नहीं है, नॉमिनेट पीएम है। आरएसएस ने पहले डिसाइड किया कांग्रेस में कि मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। अडवाणी के विरोध में, मुरली मनोहर जोशी के विरोध में जाकर पहले डिसाइड आरएसएस ने किया। मतलब प्रधानमंत्री पहले आरएसएस ने डिसाइड किया, बाद में बीजेपी ने डिसाइड किया। ये नॉमिनेट पीएम है, रियल पीएम नहीं है। और आजकल उसका हालत बहुत खराब हो चुका है। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। कौन से 15 लाख, कौन से सबका साथ सबका विकास, कौन सा वादा अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ को रोजगार मिलेगा। बिहार में, बिहार के लोगों ने
उनका वहां से सबक सिखाकर बुलाए। और अभी उत्तर प्रदेश के लोग ये मुद्दे ना उठाए, इसीलिए उन्होंने क्या किया, नया ड्रामा खेला जो कांग्रेस करती थी, वही ड्रामा। नया नहीं है, नया नहीं है जो कांग्रेस ने किया। ओबीसी को अधिकार ना मिले, बाबा साहब अम्बेडकर ने 51 में इस्तीफा दिया, 52 में चुनाव में एजेंडा बनाया ओबीसी का, और कांग्रेस ने सोचा 57 में दोबारा एक जब इलेक्शन आएगा तब क्या होगा, ओबीसी बाबा साहब के साथ चला जाएगा, तो बाबा साहब की हत्या करवाई। कांग्रेस ने बाबा साहब की हत्या करवाई, इसके सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। और जिस कांग्रेस ने हत्या करवाई, उस हत्या का पर्दाफाश करने के लिए दोबारा 6 दिसंबर को इसी मैदान में बाबा साहब की स्मृति दिन मनाएंगे। बोले आप इसी मैदान में 6 दिसंबर को बीएमपी इसे 4 गुना ताकत बनाकर इस मैदान में आए और पर्दाफाश करेंगे। 57 में हत्या के बाद 62 का चुनाव जीतने के लिए उन्होंने क्या किया, युद्ध करवा दिया। भारत और चीन का युद्ध करवाया। 65 में 67 का चुनाव जीतने के लिए उन्होंने दोबारा भारत पाकिस्तान का युद्ध करवाया। 72 का चुनाव जीतने के लिए 71 का बांग्लादेश का युद्ध करवाया। 77 का चुनाव जीतने के लिए इमरजेंसी लागू कर दी। उसके बाद का चुनाव जीतने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, हिंदुस्तान वर्सेस खालिस्तान। उसके बाद मंडल कमीशन को दबाने के लिए बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया। और उसके बाद 13 दिन में ही अटल बिहारी ने युद्ध करवा दिया कारगिल का। वो ही आज वर्तमान में चल रहा है, कोई नया नहीं है। नाव आए और मुद्दों को दबाने के लिए उन्होंने नया तरीका बनाया। प्रधानमंत्री अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। एक पीके फिल्म आई थी, उसका हीरो आमिर खान था। उसके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं होता तो वो क्या करता है, रेडियो से अपनी इज्जत बचाता है। आज के प्रधानमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक से अपनी इज्जत बचाने में लगे हुए। नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक कर अपनी इज्जत बचाने में कोशिश कर रहे थे, लेकिन ओबीसी के लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि बार बार धोखा करें। वो सारे मुद्दे दबाना चाहते हैं जो कांग्रेस ने दबाया, जो कांग्रेस ने इस देश में मुखबरी तक पहुंचाया, गरीबी रेखा को 5 गुना बढ़ाया। उस कांग्रेस ने भ्रष्टाचार शुरू किया, परिवारवाद शुरू किया। उस कांग्रेस ने आरक्षण को समाप्त करने का कार्यक्रम किया, एजुकेशन छीनने का कार्यक्रम किया। उस कांग्रेस ने जाति जनगणना को दबाने का काम किया, क्रिमिनल भत्ता रखा, एसीजेट का कार्यक्रम चलाया, टोकन रेट पर उद्योगपतियों को जमीन देने का, भूमि आयोग का, भूमि अधिग्रहण का चलाया। वर्तमान में सारे मुद्दे बीजेपी वही काम कर रही है, नया नहीं है। जाति जनगणना के विरोध में प्रधानमंत्री ने हलफनामा दिया, क्रिमिनल बरकरार है, आरक्षण की समीक्षा की बात कर रहे हैं और प्रतिदिन अन्य अत्याचार हो रहा है। एजुकेशन समाप्त करने का कार्यक्रम चल रहा है, मुसलमानों को टारगेट बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। कांग्रेस के समय में कांग्रेस ने मुसलमानों का इस्तेमाल करने के लिए क्या किया, देश में 65,000 दंगे फसाद करवाए, 65,000 दंगे फसाद करवाए। और हर बार कांग्रेस ने कहा कि इसमें बीजेपी का हाथ है, इसमें आरएसएस का हाथ है, इसमें बजरंग दल का हाथ है।
आजकल मुलायम सिंह कह रहे कैराना में 57 साल कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी, और अगर तुम्हें दिखाई दिया जिन जिन का हाथ है तो मिलिट्री तुम्हारे पास थी, पैरामिलिट्री तुम्हारे पास, रिजर्व पुलिस तुम्हारे पास, और एसआरपी तुम्हारे पास, आईबी तुम्हारे पास, एलआईबी तुम्हारे पास, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे पास, जिनका हाथ दिखाई देता है पकड़कर अंदर करना, वो नहीं करते, केवल चिल्लाते इनका आते इनका आते इनका आते। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर पुलिस तुम्हारे पास, एसआरपी तुम्हारे पास, मिलिट्री तुम्हारे पास, रिजर्व पुलिस तुम्हारे पास, आईबी तुम्हारे पास, एलआईबी तुम्हारे पास, हाईकोर्ट तुम्हारे पास, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे पास, उसके बावजूद भी तुम उनको पकड़कर अंदर नहीं कर सकते हो, तो काय को हिजड़ों की तरह सरकारें चलाते हो, चूड़ियां पहन लो। काय को हिजड़ों की तरह सरकारें चलाते हो, चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। वो ही सारी नीतियां चल रही है जो कांग्रेस ने किया, वही वर्तमान में बीजेपी कर रही है, और राहुल गांधी नोटबंदी कर रहा है, किसानों की यात्रा निकाल रहा है। अरे पिछले बजट में इरिगेशन के ऊपर 39,000 करोड़ का बजट था, 24,000 करोड़ हो गया, 15,000 करोड़ माइनस हो गया। पार्लियामेंट में बोलो ना, बात खिला रहे पार्लियामेंट में बोलो, उधर नहीं बोल रहे, उधर नहीं आवाज उठाएंगे, क्यों? तो वो भी उनकी वोट बोलेंगे। साथियों, यूपी और एनडीए की दोनों की पॉलिसी एक है, याद रखो, नया नहीं है। वो जो मनवादी लोग हैं, 5 राष्ट्रीय पार्टी के लोग, वो अपनी पार्टियां चला रहे हैं, हमारे लोगों की भी पार्टियां यही वो चला रहे हैं। बसपा में मिश्रा जी है, मुलायम के साथ अभिषेक मिश्रा है, नीतीश के साथ केसी त्यागी है, पवार के साथ कुलकर्णी है। अरे आपके नेताओं को भी वही चला रहे, याद रखो। और वो सारे नेता, सारे हमारे विरोध की नीतियों में शामिल है, उनका सारा समर्थन। एफडीआई में साइन किया लालू ने, नीतीश ने, बहन मायावती ने, एसीजेड में, प्राइवेटाइजेशन में, वो पार्टियां हमारे विरोध में नीतियां बना रहे हैं और ये लोग समर्थन कर रहे हैं। अरे एक सीट से मान्यवर जी ने 13 दिन में बीजेपी की सरकार गिरा दी थी, और बहन जी के पास 21 एमपी थे, 10 साल कांग्रेस को मजबूत किया, गिरा सकते थे, नहीं गिरा सकते थे। क्यों? मान्यवर जी को सीबीआई का डर नहीं था, मैंने पहले कहा। साथियों, वो जो बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए, वो मुद्दे हम लोग ओबीसी के साथ जो धोखेबाजी हुई है, वो मुद्दे हम लोग संघर्ष अब रोड पर होगा। ओबीसी के मुद्दों पर कैसे पूरा करेंगे? ओबीसी की मीटिंगें कर सकते हैं, ओबीसी को मीटिंगें कर सकते हैं पिछड़े वर्ग की, लेकिन उनके अधिकार की बात कैसे करेंगे? रोड पर हम लोग हैं, सड़कों पर अभी उतरेंगे हम लोग, ओबीसी के मुद्दे पर देखते हैं कौन सी पार्टी हमारे विरोध में आती है। और उत्तर प्रदेश में मान्यवर जी ने जो समाप्त किया था मनुवाद को, तो पुनर्जीवित करने का काम शुरू हो गया। पुनर्जीवित करने का काम बहन जी ने शुरू किया। बीएमपी मैदान में आते ही क्या परिणाम हुआ मैं बताना चाहता हूं। क्या हुआ परिणाम? कुछ लोग हमें कहते हैं कि ये वोट कटवा पार्टी है। मैं कहता हूं आप टिकट बेचवा पार्टी होना, और
जो कहते हैं कि हम लोग उनका नुकसान करेंगे, उनका नुकसान हम लोग करेंगे, तो मैं उन मित्रों को, उन लोगों को कहना चाहता हूं, उनके लोगों को कहना चाहता हूं, 1992 में पंजाब में 16% वोट था, 1.25% पर आ गया। दिल्ली में मायावती थे, 15% वोट था, 3.25 पर आ गया। और राजस्थान में 5% से ज्यादा वोट था, 2.25 पर आ गया। गुजरात में 3% वोट था, मायावती के समय में 0.75 पर आ गया। महाराष्ट्र में 5.25% वोट था, अभी ढाई के अंदर है। और मध्य प्रदेश में 11% वोट तक पहुंच गया था, अभी 5 के अंदर है। बिहार में 6-7% वोट था, 3 के अंदर चला गया। और उत्तर प्रदेश में 2012 में हम लोग नहीं थे मैदान में, तो 205 से ये वाला 67 तक किन्होंने लाया? हमने लाया क्या? अरे बीएमपी मैदान में नहीं है और आपका परसेंटेज डाउन हो रहा है। जो लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग का इस्तेमाल करना चाहते हैं राजनीति के लिए, तो जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनका फायदा होता है, याद रखो। जिनका इस्तेमाल होता है उनका फायदा नहीं होता दुनिया में, जो इस्तेमाल करते हैं उनका फायदा होता है। जिनका इस्तेमाल होता है उनका फायदा नहीं होता। अगर आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो मनुवादियों का, तो आपका फायदा होना चाहिए, परसेंटेज बढ़ना चाहिए। आधा कैसे हो गया? 2014 के चुनाव में 0 कैसे हो गए? आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, उन्होंने आपका इस्तेमाल कर लिया। ये परिणाम अपने आप में सबूत है। आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, उन्होंने आपका इस्तेमाल कर लिया। ये आपके परिणाम अपने आप में सबूत है। साथियों, फिर भी कहते हैं बीएमपी हमारा नुकसान करेगी। कुछ लोग मुझे सलाह दिया, तो मैंने उनको कहा जाओ बहन जी को कह दो, सारे ब्राह्मणवादी मनुवादियों को 15% लोगों को निकालो पार्टी से, 5 मिनट में पार्टी बंद कर दूंगा। 5 मिनट में निकालो सबको। तो बोला नहीं निकाल सकते। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोला मजबूरी है। मैंने कहा तुम्हारी हो सकती है, मेरी नहीं। अगर मजबूरी है, ये आपकी हो सकती है, मेरी नहीं। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं। एक किसान था, किसान बीज बोता है, फसल आता है और फसल को बचाने के लिए जंतुनाशक दवा छिड़कता है। जंतुनाशक दवाई छिड़कता है। किसान का मकसद होता है फसल को बचाना, लेकिन उसके फसल को बचाने के वक्त कीड़े मकोड़े मर जाए, किसान क्या कर सकता है? कीड़े मकोड़े मारना किसान का मकसद नहीं है, लेकिन अब फसल बचाने के लिए अगर कीड़े मकोड़े मर जाए, किसान क्या करे? उसी तरह मिशन बचाना हमारा मकसद है, समाज को बचाना हमारा मकसद है, आने वाली पीढ़ियों को बचाना हमारा मकसद है, महापुरुषों के आंदोलन को बचाना हमारा मकसद है, उनके उद्देश्य और विचारधारा को बचाना हमारा मकसद है। ये बचाने के वक्त अगर कीड़े मकोड़े मर जाए, आप कुछ भी नहीं कर सकते। 2017 में बहुत सारे कीड़े मकोड़े जाने वाले हैं। हमसे टकराव जो करेगा तो उनको याद रखना चाहिए हमारे पास होने के लिए कुछ भी नहीं है। और जिस पार्टी का हमने 8-10 हजार वोट बिगाड़ दिया, जमीन पर आ जाएगी, जमीन पर आ जाएगी। जो पार्टी मिशन को रोकने का काम करेगी,
उस पार्टी को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। और बहन जी ने जिनको टिकट बेचा, करोड़ रुपए में टिकट बेचा, पार्लियामेंट प्रतिदिन आता है। अरे जिन लोगों ने 30-40 साल अपना पसीना बहाया, अपने परिवारों का समय लगाया, अपना जो पैसा था वो लगा दिया, और आज उनको चुनाव लड़ना है तो हमें कहा जाता है 2 करोड़ है क्या? कहां से लाएंगे वो मिशनरी कार्यकर्ता? कहां से लाएंगे? और अगर जिन लोगों ने टिकटें खरीदी और उनमें 15% लोगों ने जहां भी चुनाव लड़ेंगे, तो मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का एजेंडा बना लिया है, जहां से भी ब्राह्मण चुनाव लड़ेगा मैं चुनाव हरवाऊंगा। क्या इस बात के लिए आप सहमत है? क्योंकि आप ब्राह्मणवाद को मजबूत करोगे, ब्राह्मणवाद अपनी व्यवस्था मजबूत करेगा, हमारी गुलामी मजबूत होगी, और हमारी गुलामी मजबूत करने का काम हम कर नहीं सकते, हम नहीं करने देंगे। आने वाले बच्चों की गुलामी मजबूत करने का काम नहीं करने देंगे। उसके लिए जो भी रिक्स उठाना है उठाएंगे। बीएमपी की वजह से बहुत हलचल हो गई है। क्या हुआ बताना चाहता हूं। 2007 में बहन जी ने 86 ब्राह्मणों को टिकट दी थी, 2012 में 78 ब्राह्मणों को टिकट दी थी, और अभी 100 ब्राह्मणों को टिकट घोषित किया। और जैसे ही बीएमपी ने कहा पूरी ताकत लगाकर ब्राह्मणों को हरवाएंगे, अभी 26 पर आ गए, सबका टिकट काट दिया। हम लोग वो काम लगे हुए जिन्होंने मान्यवर जी को, उनके विचारों को समाप्त किया, उनका हम लोग बंदोबस्त करने में लगा हुआ। अरे 2012 में मान्यवर जी याद नहीं आए बहन जी को, समृद्धि दिन 2013 में याद नहीं आया, 2014 में याद नहीं आया, 2015 में याद नहीं आया बहन जी को मान्यवर जी का समृद्धि दिन। ऐसा क्या हो गया 2016 में इतने तामझाम से समृद्धि दिन मना रहे थे? क्यों? बीएमपी मैदान में है ना। लड़ाई के वक्त बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नानी याद दिला देंगे। मैं कहता हूं हमने काशीराम जी की याद दिला। जो ब्राह्मण बुलाना चाहता था मान्यवर जी को, जो लोग बुलाना चाहते थे मान्यवर जी को, आज उनकी मजबूरी देखो। मान्यवर जी को पुनः मान्यवर जी का नाम का स्मृति दिन मना। अरे उनको मिशन खत्म करने के वक्त उनका स्वार्थ था, आज उनका स्मृति मनाने में भी उनका स्वार्थ है। ये मत भ्रम में रहना कि मान्यवर जी के प्रति उनका एकाएक सम्मान बढ़ गया। भ्रम में मत रहना, भ्रम में मत रहना, अन्यथा फिर धोखा हो सकता है। महापुरुषों के नाम पर, उनके फोटो के नाम पर उनका आंदोलन खत्म करने की साजिशें चल रही है। बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो आजकल आरएसएस के भी लोग लगा रहे हैं, बीजेपी के लोग भी लगा रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी लगा रहे हैं। क्या उनका सम्मान इसीलिए? अगर मनवादी लोग मान्यवर जी की तस्वीरें लगा रहे हैं तो आपको धोखा देने के लिए लगा रहे हैं, याद रखना, ना कि उनके आंदोलन को बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं। और ये 2017 का चुनाव बहुत ही इतिहास का टर्निंग पीरियड होगा। 2.5 लाख साल में इतिहास का टर्निंग पीरियड होगा। 2017 का चुनाव बीएमपी बहुत बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेगी, पूरी ताकत से लड़ेगी, और बहुत सारे लोगों का परेशानी बढ़ेगी। कांग्रेस के लोग कहते हैं, प्रशांत किशोर ने कहा अदृश्य पार्टी
का बात समझ में नहीं आता। 4 दिन पहले अखिलेश ने कहा अग्रसर ताकतों से लड़ना पड़ता, हमारा नाम ही अग्रसर रख दिया। अरे मदद से है तो तुमको टेंशन क्यों हो रहा है? नाम लेने तक का भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन एक बात है, मैं बहन जी का शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा। जिस तरह कांग्रेस ने गलती की थी, कांग्रेस ने मायावती के विरोध में गांव प्रचार किया कि कांग्रेस चमारों की बीजेपी की केवल एक जाति की पार्टी है, चमारों की सारे बिरादर के लोग एक गांव की हमारी पार्टी। कांग्रेस ने मायावती का आधा काम कर दिया और आज की रैली में बहन जी ने रोकने का काम किया तो जितने उनके लोग आए उनके पास हर बूथ पर गांव तक बहुजन मुक्ति पार्टी का नाम बहन जी ने पहुंचाने का काम कर दिया। इसके लिए बहन जी का शुक्रिया अदा तो करना ही। इतना शायद आप प्रचार नहीं करता, आपने पहुंचा दिया गांव गांव तक, आसान कर दिया हमारा काम। जो यहाँ आए वो भी पूछा कौन पार्टी, और वो लोग भी परेशान है कि रमाबाई मैदान को नहीं मिला। अरे इस मैदान को हम लोगों ने बुक कर लिया, यही सबसे पहला 440 का कर्म कर दिया। परेशान है, अभी हमने शुरू नहीं किया परेशानी, अभी शुरू करने वाले। साथियों, ये जो बीजेपी के लोग ये सपना देख रहे हैं कि ओबीसी को गुमराह करकर दोबारा लोकसभा की तरह जीत सकते हैं, इसीलिए उन्होंने केशव मौर्य को बनाया प्रेसिडेंट, स्वामी प्रसाद मौर्य को साथ में लिया और अलग अलग लोगों को तोड़ने का काम शुरू किया, लेकिन ओबीसी के लोगों को धोखा देने का काम शुरू हुआ। ठीक। इस तरह हरियाणा में उन्होंने मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया था, महाराष्ट्र में बीजेपी ने मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बना दिया फडणवीस को। उत्तर प्रदेश में बीजेपी मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर रही है। याद रखना, मुख्यमंत्री अपन कास्ट को बनाने का काम मुख्यमंत्री का करेगी, ओबीसी को नहीं बनाएंगे। आपका वोट लेकर फिर वो लोग मुख्यमंत्री उन्हीं के बिरादरी को बनाएंगे। गोविंद वल्लभ पंत के बाद, एनडी तिवारी के बाद मायावती ने मुख्यमंत्री उनका बनना ही बंद कर दिया था। उन्हें बीजेपी ओबीसी का इस्तेमाल कर मुख्यमंत्री बनाने की साजिश कर रही है। कांग्रेस ने तो घोषित ही कर दिया शीला दीक्षित को घोषित कर दिया। और शिवपाल और अखिलेश में युद्ध चालू है, अभी तक बंद होने का नाम नहीं ले रहा और शायद 17 से पहले बड़ा विस्फोट हो जाएगा। और बहन जी की ऊपर से जमीन खिसक रही है, नीचे से भी जमीन खिसक रही है। मौर्य साथ में था, आरके चौधरी साथ में थे 2012 में, तब 67 पर आ गए, अभी तो बाहर निकल गए, तब बीएमपी नहीं थी, अभी बीएमपी भी मैदान में है। तो मुझे लगता है 67 से नीचे ही आना है, ऊपर नहीं जाएगा। भ्रम में मत रहना के बहन जी आ रही है, इस भ्रम में मत रहना के बहन जी आ रही है। वो मोदी के नाम पर आपका वोट दोबारा लेंगे, मोदी के नाम पर वोट लेंगे। और मोदी भी इतना उस्ताद है, लोकसभा की तरह जहां गया उनकी बोली बोला, जहां गया उनकी बोली बोला। क्या बोला? वो सेना के बीच में गया तो नरेंद्र मोदी ने कहा मैं बचपन में सैनिक बनना था। वो शिक्षकों के बीच में गया तो नरेंद्र मोदी ने कहा बचपन में शिक्षक बनना चाहता। वो साधु महात्मा के बीच में गया
तो कहा बचपन में मैं सन्यासी बनना चाहता। मैं कहता हूं अच्छा हुआ नरेंद्र मोदी जी आप हिजड़ों के बीच में नहीं। अब मेरे पर केस कर नहीं सकता, मैं तो उसको सलाह दे रहा हूं अच्छा हुआ उनके बीच में नहीं है, केस कैसे करेगा। और वो जहां गया तो उन्होंने कहा, पहले उन्होंने कहा भारत मेरी मां है, बाद में उन्होंने कहा गंगा मेरी मां है, उसके बाद कहा बीजेपी मेरी मां है। मैं कहना चाहता हूं अभी तीन तेरी मां है प्रधानमंत्री जी, तो एक आध बाप का नाम भी तो बता दो। मैं पूछना चाहता हूं भैया 3 माह है तो एक बाप का नाम बता दो। आप वो कैसे बताएंगे, उनकी समस्या है। साथियों उनको यकीन और विश्वास नहीं है ओबीसी के लोगों के ऊपर। 12 जून को इलाहाबाद में जब हमारा 17 जातियों का कार्यक्रम हुआ, विशाल जुलमराव का कार्यक्रम हुआ, उसी समय बीजेपी का कार्यक्रम था और उसी 13 जून को मोदी ने स्पीच किया कि उत्तर प्रदेश के लोग हमको अवसर दो और अगर हम काम नहीं करते हैं तो आप रात रात में बुला देना। ये अखबारों में छपकर आया हमको अवसर दो और अगर हम काम नहीं करते हैं तो रात रात में बुला देना। ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आदर करता हूं, विनम्र भाव से पूछना चाहता हूं थोड़ा ये भी बता दो आपको लात कहां मारी जाए। पूछ रहा हूं, पूछकर काम करना चाहता और थोड़ा ये भी बता दो कि शुरू किसे करे, अमित शाह से शुरू करें या आपसे शुरू करें, थोड़ा बता दो। डराना, मुझे डराना सीपीआई से, मुझे डराना ऐसे अखिल संपत्ति से, अरे मुझे डराना सुप्रीम कोर्ट से। यहां डर का मामला नहीं। क्यों? मैं बहुजनों को मुक्त करने की लड़ाई लड़ने निकला हूं। मैं यकीन और विश्वास के साथ कहता हूं नेल्सन मंडेला ने अपने पूर्ण निवासियों को आजाद करने के लिए जीवन का 27 साल जेल में गुजारा। मैं पूरी जिंदगी गुजार दूंगा लेकिन तुम्हारी बदमाशी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जिंदगी पूरी गुजार दूंगा जेल के अंदर लेकिन तुम्हारी बदमाशी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके लिए जो भी करना हो आप करके देखो। लड़ाई है, इस लड़ाई में तुम्हें भी छूट है, मुझे भी छूट है। तुम हमारे लोगों को गुमराह करो, मैं हमारे लोगों को जागृत करूंगा। तुम्हारा भी अधिकार है हमारे लोगों को गुमराह करने का, क्योंकि तुम धोखेबाजी से ही चुनाव जीत सकते हो, तुम जागृत करके चुनाव नहीं जीत सकते। साथियों बहुजन मुक्ति पार्टी जो मुद्दे उठाएगी, भारत में किसी पार्टी की औकात नहीं है कि हमारी नक्कल करके भी देखे। बहुजन मुक्ति पार्टी मुद्दे जो उठाएगी, भारत में किसी की नकल, भारत में किसी पार्टी की औकात नहीं है किसी लीडर की कि हमारी नकल भी करके देखे। बहुजन मुक्ति पार्टी का पहला एजेंडा है कि केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें हमारे बहन बेटियों की इज्जत बचाने में, अन्य अत्याचार रोकने में विफल हो चुकी है। रोहित वेमुला का किस्सा है, गुजरात का किस्सा है। केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें हमारे बहन बेटियों की इज्जत बचाने में विफल हो चुकी है और हमारे समाज के ऊपर होने वाले अन्य अत्याचार के विरोध में उसको रोकने में विफल हो चुकी है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी
अगर सत्ता में आती है तो हम लोग SC ST OBC को MBC OBC को हथियारों का लाइसेंस देंगे, खुलेआम कहता हूं, हथियारों का लाइसेंस देंगे, हथियारों का लाइसेंस देंगे। आप सोच रहे होंगे, IB LIB के लोग सोचेंगे, मीडिया के लोग सोचेंगे ये गैरकानूनी है। अरे ये गैरकानूनी नहीं है, संवैधानिक है। संविधान में आत्मरक्षा के लिए हथियारों का लाइसेंस मिलता है। अगर आपके पास 5-10 लाख रुपया है, सरकारी लाइसेंस देती है। हमारे लोगों के पास 5-10 लाख रुपया नहीं, कहां से लाएंगे? बहुजन मुक्ति पार्टी अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियारों का लाइसेंस देगी। और भारत की कोई भी पार्टी है ये मुद्दा उठाकर देंगे तो माना जाएगा कि तुम हिम्मत कर रहे हो। कौन पार्टी उठाएगी? और इस देश में OBC के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 मई 1948 में उन्होंने नेहरू को प्रस्ताव दिया, किसानों के लिए प्रस्ताव दिया कि लैंड सीलिंग एक्ट बनना चाहिए। 3 मुद्दे डाले थे कि भूमि की मर्यादा तय हो जाए, इससे अतिरिक्त भूमि को रख नहीं सकता। उन्होंने दूसरा मुद्दा डाला कि जो जमीन विहीन लोग है उनको जमीनें दी जाए और बिचौलिया सिस्टम बंद कर दिया जाए। अरे किसान आलू अगर पैदा करता है तो 10-15 रुपया किलो मिलता है होलसेल में। वो आलू अगर अंकल चिप्स बन जाता है 200 रुपये किलो मिल जाता है, 100 ग्राम का 20 रुपया है। किसान गेहूं पैदा करता है तो 15 रुपया होलसेल में, और ब्रिटानिया की कंपनी में और पार्ले की कंपनी में चला जाता है तो 300 रुपया किलो बिस्कुट बन जाता है। टमाटर 10-15 रुपया किलो है, टमाटर सॉस बनते ही 40 रुपया 60 रुपया हो जाता है। किसानों को कुछ भी नहीं मिलता और बिचौलियों को सारा मलाई मिलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये बंद होना चाहिए। नेहरू ने इस प्रस्ताव को 22 मई 1948 में रद्द कर दिया। ये नहीं हो सकता। 6 सितंबर 1954 में फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने मुद्दा उठाया, भूमि आयोग होना चाहिए। राज्यसभा में मुद्दा उठाया और उस समय भी कांग्रेस ने नहीं माना। और उसके बाद वही बात को मानने की मजबूरी हुई और किसी को लपेटे में लेने के लिए जमीन अधिनियम का कानून आया और अभी छीनने का कानून बना रहे। 15% के पास 94% जमीन है देश की, और आदिवासी के पास आधा % है, शेड्यूल कास्ट के पास 1.5% है, मुस्लिम के पास 1% है और OBC के पास 4% है। MBC OBC के पास 85% के पास केवल 6% है और 15 के पास 94। बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में आएगी तो भूमि आयोग बनाएंगे, भूमि की मर्यादा तय हो जाएगी और उससे अतिरिक्त भूमि जो होगी वो जब्त हो जाएगी और भूमि विहीन लोगों में बांट दिया जाएगा। कानून तुम्हें ही बनाना नहीं आता, कानून हमें भी बनाना आता। तुम इसीलिए बनाकर हमारे जमीन छीन रहे हो, तुम भूमि आयोग बनाकर जमीनें छीन रहे हो, भूमि अधिग्रहण बनाकर जमीनें छीन रहे हो, टाटा बिरला को 1 रुपये में जमीन दे रहे हो, अडानी अंबानी को 1 रुपये में जमीन दे रहे हो, उनसे करोड़ों रुपया वसूल करते हो, चुनाव खर्च करते हो। कांग्रेस ने यही काम किया था, मोदी ने यही काम किया। उद्योगपतियों से जमीन, लोकल रेट में जमीन है, उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। इसलिए मैं खुलेआम कहता हूं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो लाली है और टाटा बिरला
अनिल अंबानी की दलाली है। उद्योगपतियों के लिए कानून बना रहे हो, पैकेज के नाम पर आपको करोड़ रुपया दे रहे हो। भूमि आयोग बनाएगी, देश में 100% रिजर्वेशन होगा। 15% लोग अपना 15% ले ले, 80% 90% कब्जा किया हुआ है। 100% रिजर्वेशन होगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये मानेव जी का सिद्धांत था, बदल गया। जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी भागीदारी। अरे 2 करोड़ 5 करोड़ लेने वाला आदमी 2 नंबर का पैसा होगा, 5 करोड़ की टिकट खरीदेगा, 5 करोड़ लगाएगा, उसके ऊपर 10-15 करोड़ खर्च करेगा। धर्मात्मा है क्या? वसूल करेगा सबसे पहले। राजनीति अभी धंधा बन चुकी है, याद रखो। दद्दू प्रसाद जी ने एक बहुत बड़ी बात की कि उद्योगपति एक बार इन्वेस्ट करता है, अगर 1 करोड़ किया तो 25% मिलेगा साल में। लेकिन राजनीति में करोड़ रुपए लगाने के बाद 5 साल में 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ बन जाता है। राजनीति बिजनेस बन चुकी है, मिशन नहीं है। और बीएमपी राजनीति के संदर्भ में जो सोच रही है, मैं बताना चाहता हूं, यहाँ आने वाले जो लोग हैं, कैंडिडेट है, उनको भी कहना चाहता हूं, राजनीति समाज के मुद्दों पर करते हो, मर्दों का काम है। समाज के मुद्दे पर करते हो तो मर्दों का काम है। अगर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए समाज का राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, इसको दलाली और बड़वेगिरी कहते हैं। और बीएमपी ये दलालों की दुकान नहीं है, याद रखो। समाज के मुद्दों पर राजनीति करते हो, मर्दों का काम। व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करते हो, समाज का इस्तेमाल करता दलाली और बड़वेगिरी का काम है। और दलाल मुनाफे के माध्यम से जो निर्माण हुए, वो आपका मिशन चलाने वाले लोग नहीं। और समान शिक्षा का कानून बनाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी जजमेंट है, कलेक्टर का बच्चा और मजदूर का बच्चा एक क्लास में पढ़ना चाहिए, समान शिक्षा होनी चाहिए। जब समान शिक्षा होगी तब पता चलेगा मेरिट किसके अंदर। आ जाओ ना, मेरिट का मुकाबला करने के लिए आ जाओ। हमारे बच्चों को खिचड़ी खिलाने का और पढ़ाने का नहीं। तुम्हारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हो और बाद में कहते हो मेरिट नहीं है, तो समान शिक्षा लागू करो। आ जाओ, मेरिट किसके अंदर है नहीं है, मुकाबला करो। समान शिक्षा का कानून लागू होगा। साथियों, ये जो तरीका उन लोगों ने अपनाया है, वो लोग आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले नहीं है, आपका इस्तेमाल करने की लड़ाई जरूर लड़े। और इस देश में वोट खरीदे जाएंगे, उद्योगपतियों के पैसे से वोट खरीदने का काम शुरू होगा। हो रहा है वोट खरीदने का काम। वो लोग आपको एक वोट का 500 रुपया भी देंगे। एक वोट की कीमत 500 रुपया देंगे। आप सोचोगे अरे 500 की नोट मिल रही है ना, बटन दबाया और 500। अरे तो साल में एक बार देंगे ना। अगर साल में एक बार तो 12 महीने का कितना हुआ? 100 रुपया। महीने का कितना हुआ? 8 रुपया। रोज का 25 पैसा। भिखारी आजकल 25 पैसा लेता है क्या? अरे भिखारी भी चवन्नी नहीं लेता, हमारे लोग चवन्नी में वोट देकर आ जाते हैं। चवन्नी में वोट देकर आ जाते हैं। और अगर आपके घर में 5
लोग हैं, आप सोचोगे 2,500 रुपया मिल रहा है ना, 5 वोट का 2,500 रुपया मिल रहा है। अरे मान्यवर श्री कांशीराम कहते थे कि वोट बेचना बेटी बेचने के बराबर है। अगर आप 5 वोट बेच रहे हो 2,500 में, तो 5 लोगों में आपके परिवार में आपकी मां भी है, आपकी बहन भी है, आपकी बीवी भी है, आपकी बहू भी है, आपकी बेटी भी है। तो क्या पैसे के लिए बहन बेटियों का सौदा करेंगे क्या? अरे मैं पूछना चाहता हूं, इज्जत तलबकारी होती है या पैसा? अगर इज्जत तलबकारी है तो वोट बेचकर काहे को अपनी बहन बेटियों की इज्जत खतरे में डालते हो? तुम पैसा लेकर वोट दोगे, उनको ताकतवर बनाओगे, और वो जब तुम्हारे पर जुर्म करते हैं, अन्य अत्याचार करते हैं, तो तुम चिल्लाते हो कि हमारे समाज के पर अन्य अत्याचार होता है। तो काहे को मजबूत बनाते हो? और उसके बाद जब उसके पास जाओगे कि हमने वोट दिया था, आप क्यों हमारे साथ अन्य अत्याचार करते हो, क्यों हमारा काम नहीं करते, तो वो क्या कहेंगे? वो आपको सवाल पूछेंगे, क्या मुफ्त में वोट दिया था क्या? पैसा नहीं लिया था क्या? पैसा नहीं लिया था क्या? तब क्या जवाब होगा आपके पास? जब आप कहोगे कि हमने मुफ्त में वोट दिया था, हमने 1 रुपया भी नहीं लिया, आपको मुफ्त में वोट दिया, तो वो अगला आदमी पूछेगा, चुना हुआ कैंडिडेट, क्या बहन जी ने मुफ्त में टिकट दिया था क्या? बहन जी ने मुफ्त में टिकट दिया था क्या? अरे तुम्हारे वोटों का ही तो मैंने 2 करोड़ 5 करोड़ दिया कि ये कंफर्म वोट गिरने वाले हैं। तुम अपने आप को नहीं बेचना चाहते हो। कांशीराम साहब ने जिनको याद किया, वो समाज अपने आप को बेचना नहीं चाहता, लेकिन जब दुश्मनों ने सोचा कि ये अपने आप को नहीं बेच रहे हैं, तो नेताओं को खरीदना शुरू कर दिया। अरे तुम नहीं बिकना चाहते, तुम्हारे नेता तुमको बेच देते होलसेल के भाव। तुम नहीं बिकना चाहते हो, तुम्हारे नेता तुमको होलसेल के भाव में बेच देते, और तुम भ्रम जी रहे हो हमारी पार्टी। कौन सी पार्टी? जानवर को अगर उसका मालिक बेचता है ना, पूछता नहीं है कि तेरी कितनी कीमत लगाओ। जानवरों को, अगर भेड़ बकरियों को, गाय बकरी को अगर मालिक बेचता है, तो वो रेट वो तय नहीं करती, गाय बकरियां भेड़ बकरियां, मालिक तय करता है। तुम्हारे वोट की कीमत तुम लोग तय नहीं करते हो। अरे तुम्हारे नेता तुम्हारे वोट की कीमत तय कर लेते हैं, बेच देते बिरादरी का नाम पर। कोई मोरियाओं को बेच रहा है, कोई निषादों को बेच रहा है, कोई जाति के वोट बेच रहा है। वोट बेचोगे, तुम्हारी गुलामी मजबूत होगी, याद रखना। तुमको शराब पिलाया जाएगा, तुमको शराब पिलाया जाएगा, और एक बार शराब पिलाएंगे, बढ़िया बढ़िया शराब पिलाएंगे, लेकिन 5 साल आपके बच्चों का खून पिएंगे, याद रखना। आपके बच्चों के विरोध में नीतियां बनाएंगे, आपके बच्चों के विरोध में नीतियां 5 साल बनाएंगे। तुम उनकी शराब पियोगे, वो तुम्हारे बच्चों का खून पिएंगे। क्या तुम तुम्हारे बच्चों का खून पीने के लिए वोट दोगे? क्या कांशीराम साहब ने अपनी जवानी इसलिए लगाई थी क्या? कांशीराम साहब ने अपनी जवानी बहुजन समाज बनाने के लिए लगाई थी, सर्वजन के लिए नहीं। बहुजन समाज बनाने का मतलब SC/ST OBC माइनॉरिटी में भाईचारा पैदा करना। वर्तमान में सतीश मिश्रा क्या कह रहा है कि अगर 24% शेड्यूल कास्ट वोट और 14% ब्राह्मणों का वोट इकट्ठा हो जाए, हम जीत जाएंगे, किसी को वोट की जरूरत नहीं। अर्थात OBC को काटना चाहता है, OBC को मूवमेंट से काटना चाहता है।
मुसलमानों को काटना चाहता है। और जब उनके पर भरोसा करोगे कल वो आपको हवा में छोड़ दोगे। आरपीआई की तरह हाल हो जाएगा। आपके पास ना ओबीसी रहेगा ना मुस्लिम रहेगा, आरपीआई की तरह हाल हो जाएगा। हो गया है कुछ हद तक। इतिहास से हम लोगों ने सबक नहीं सीखा, इसीलिए इतिहास सबक सिखा रहा है। 1957 के इलेक्शन में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया था, उसके 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और जनसंघ के लोग 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। हमारे 9 थे और उनके 3 थे। 3 वाले 282 पर पहुंच गया, 282 तक पहुंच गया और 9 वाले गायब हो गया। क्यों? जाति की पार्टी बन गई ना आरपीआई, बिरादरी की पार्टी बन गई। वही काम उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। इसलिए शेड्यूल कास्ट की दूसरी जातियों को मुलायम इस्तेमाल कर लेते हैं और लोकसभा में बीजेपी ने इस्तेमाल कर लिया। बीजेपी ओबीसी को इस्तेमाल करना चाहती है, याद रखो। ओबीसी के लोग अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको बहुजन अपने अधिकार के लिए बहुजन समाज बनाने की प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। पत्रकारों ने मुझे पूछा कि आपने हार्दिक पटेल को क्यों बुलाया, तो मैंने उनको जवाब दिया था कि छत्रपति साहब जी महाराज गुरबी बिरादरी के थे, छत्रपति सयाजीराव गायकवाड़ पाल बिरादरी के थे। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को फॉरेन एजुकेशन का इन्वेस्ट किया और फॉरेन एजुकेशन की वजह से संविधान अधिकार मिला और हम सम्मान की जिंदगी जी रहे थे। बहुजन समाज बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी साहू जी महाराज ने, सयाजीराव गायकवाड़ ने, और बाद में कांशीराम साहब ने वो प्रक्रिया शुरू की और पूर्वी लोगों को जोड़ना काम किया। और किसी को सोनेराम पटेल को उन्होंने तैयार किया था, जंग बहादुर पटेल को तैयार किया था, उनके भाई को तैयार किया था, बहुत सारे ओबीसी को तैयार किया। उनके जाने के बाद वो मिशन बंद हो गया। इसलिए मैंने राष्ट्रीय स्तर पर दोबारा बहुजन समाज बनाने के लिए हार्दिक पटेल को बुलाया। जो मान्यवर का काम अधूरा है वो कोई पूरा नहीं करेगा, हम लोग जरूर पूरा करेंगे। दुश्मन सोच रहा होगा कि कांशीराम साहब का मिशन खत्म हो गया, झंझट खत्म हो। कांशीराम साहब का आंदोलन 30 समाज ने 1984 से 2014 में विरोध कर दिया, हमारा टेंशन खत्म हो गया। आप उनको ये मालूम ही नहीं है कि कांशीराम साहब ने हमारे जैसे करोड़ों लोगों को तैयार करके गया। कहाँ जाओगे? करोड़ों लोगों को उन्होंने प्रेरित करके गए, कहाँ जाओगे? जब वो लोग नारा लगाते हैं वोट 85 जय मुलम्मा नारा लगते ही पसीना छूट जाता है। ये मुश्किल से हमने बहुजन संकल्पना को खत्म किया और अब मूलवासी संकल्पना कहां से आए? अरे बहुजन ये संकल्पना महापुरुषों की संकल्पना है। सर्वजन संकल्पना महापुरुषों की नहीं है। बहन जी कोई तथागत गौतम बुद्ध से महान नहीं है, बहन जी कोई बाबा साहब अम्बेडकर से महान नहीं है, बहन जी कोई कांशीराम साहब से महान नहीं है। यहाँ पर कम्युनिस्ट सर्वहारा बोलता है और बहन जी सर्वजन बोलती है, कम्युनिस्ट सर्वहारा बोलता है। और सर्वहारा करते करते क्या किया? 32 साल में बंगाल में हमारे लोगों को क्या हाल कर दिया। कांग्रेस का सर्वोदय का नारा, मोदी का सबका साथ सबका विकास, मतलब सबकी बात करना, काम अपना करना। कम्युनिस्ट का सर्वहारा, सबकी बात करना, काम अपना ही करना। आरएसएस का समरसता का सिद्धांत। हम लोग केवल मात्र हमारे महापुरुषों के उद्देश्यों के ऊपर विचारधारा के आधार पर कामयाब हो सकते हैं। भारत में हमारे महापुरुषों के उद्देश्य पूर्ति के लिए, विचारधारा की पूर्ति के लिए कोई पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए हमने बहुजन मुक्ति पार्टी बनाया।
बहुजनों को मुक्त करने वाली पार्टी बनाया और ये बहुजन मुक्ति पार्टी 2017 के चुनाव में बाकायदा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार बनने नहीं जा रही है। याद रखो, हम असेंबली होने वाली है, हमने हमारी 50 सीटें स्पोर्टिंग किया है, 50 में से अगर 25 सीट भी निकल गई और अगर त्रिशंकु परिस्थिति निर्माण हुई तो फिर घोड़ा किसी का भी हो, लगाम हमारे हाथ में हो। 17 में ही बीएमपी चमत्कार बताना शुरू कर देगी और 19 में 100 सीटें स्पोर्टिंग अभी से कर चल रहे हैं। लोकसभा में हम लोग 25-30 सीटें, 50 सीटें लोकसभा में 19 में अंदर किसी भी हालत में हम लोग अंदर पहुंचाएंगे। बहुत बार लोगों ने मुझे पूछा, पत्रकारों ने एक बार पूछा कि अगर आपका एक दो एमपी बन गया आप क्या करोगे? तो मैंने उन पत्रकारों को पूछा कि अगर हमारा एक दो एमपी पहुंच गया पार्लियामेंट में तो क्या करेंगे? मैं बताया मैंने कि बीजेपी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को फिल्मी हीरोइनों को नचाने का बहुत सारा शौक है। उन्होंने स्मृति ईरानी को अंदर लिया, हेमा मालिनी को अंदर लिया, रेखा को अंदर लिया, जया बहादुर को अंदर लिया, उन्होंने पहले धर्मेंद्र को अंदर लिया, विनोद खन्ना को भी अंदर लिया था, मनोज तिवारी को अंदर लिया, शत्रुघ्न सिन्हा को अंदर लिया और गाना गाने के लिए लता मंगेशकर को भी राज्यसभा में। तुम्हें फिल्मी हीरोइनों को बहुत नचाने का शौक है ना। बीएमपी जिस दिन सत्ता में पार्लियामेंट में पहुंच गई, एक भी सीट हमारी जिस दिन पहुंच गई, तुम 540 को नचाएंगे। कैसे नाचते हो देखना। नाचोगे, हर मुद्दों पर नाचोगे, हर मुद्दों पर नाचोगे। कैसे नचाते हम देखना आप लोग। और फिल्मी हीरोइन का वैसे भी क्या है, वो फिल्मों में पैसे के लिए नाच रही है। पहले हेमा मालिनी वो नाच रही थी, एक फिल्म आई थी नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिले, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। और अभी आजकल बीजेपी के मंचों पर नाच रहे हैं और धर्मेंद्र कहता है हेमा मालिनी को, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। मुझे समझ में नहीं आया धर्मेंद्र कुत्ता किसको बोल रहा है। जब बीजेपी में हेमा मालिनी गई तब मुझे समझ में आया। अब वो लोग मुझे केस नहीं कर सकते क्योंकि वीके सिंह ने हमारे लोगों को कुत्ता कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कुत्ता कहना गाली नहीं है, तो मैं कह रहा हूं। हम लोग इस देश में जीते जी महापुरुषों का सपना पूरा करने वाले हैं। देश में मनवादी लोग, मनवादी मीडिया हमारे महापुरुषों को भुलाना चाहते हैं। याद रखो, भुलाना चाहते हैं। सरकार के पैसे से गांधी जयंती मनाई जाती है, सरकार के पैसों से गांधी जयंती मनाई जाती है। हमारे महापुरुषों की जन्म जयंतियां सरकार के पैसे से नहीं मनाते, हम लोग गांव-गांव तक अपना पैसा लगाकर होली मनाते हैं। मनवादी हमारे महापुरुषों को बुलाना चाहते हैं, हम बोलना नहीं चाहते। वो गांधी को बुलाना नहीं चाहते, हम बोलना चाहते हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों की जन्म जयंतियां, स्मृति दिन पर अब क्या हो गया, मनवादी भी क्या मना करता, मनवादी लोग मना करते कि आप ये ले लिया, आप स्मृति दिन मत मनाओ, आप जन्म जयंती मत मनाओ, विद्रोह हो जाएगा। तो क्या करे, जगह जगह नाच गाने का कार्यक्रम कर रहे, डीजे बजाने का। बाबा साहब की जयंती, काशीराम साहब की जयंती, स्मृति दिन उनका गाना नाचना शुरू है। और गाने कौन से चल रहे हैं, गाने डीजे में चल रहे हैं, मुन्नी बदनाम हो,
शीला की जवानी, मैं शीला दीक्षित की बात नहीं कर रहा यार, वो हमारे लोगों को एंगेज करते हैं, आंदोलन को खत्म करने के लिए, विचारों को खत्म करने के लिए एंगेज करते हैं। बहन जी ने भी ये काम शुरू किया, बहन जी ने शुरू किया। पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई जाती, उनको लखनऊ बुलाया जाता है। क्यों? कि केंद्र अगर जिला में मनाएगा तो ब्राह्मणवादी शिक्षण ब्यूरो में बात करेगा। कांशीराम जी की जयंती नहीं मनाई जाती पूरे उत्तर प्रदेश में, समृद्धि दिन इधर ही मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में हमारे महापुरुषों को विचार गांव तक ना पहुंचे, इसलिए केवल दर्शन के लिए बुलाया जाता है। बहुजन मुक्ति पार्टी हमारे महापुरुषों के विचारों के आधार पर राजनीति करेगी और आने वाली जनरेशन को आजाद करने के लिए लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय मनोहर सिंह।